नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को सॉल्व करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को सफाया करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 5 नंबर सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों, हमें जांच क्या करना है कि 6 के पावर, ये जो संख्या है 6 के पावर n, ये 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, यही हमें जांच करना है। तो देखिए, इसके लिए एक शर्त होता है। अगर आप उस शर्त को जानते होंगे तो इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम उस शर्त को पहले जानते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल नंबर है 5। ठीक। शर्त क्या है? देखिए, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है। देखिए, 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है? 0 पर समाप्त होने का मतलब कि उसके इकाई अंक पर क्या होगा? 0 होगा। इसके इकाई अंक पर 0 होगा। तो कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 कम से कम एक बार मौजूद हो। ठीक। तब वह संख्या क्या होगा? 0 पर समाप्त हो सकता है या 0 पर समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए उस शर्त को पहले यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हम उस पहले शर्त को लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक। लिखेंगे यहाँ पे कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है देखिए, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में, जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5, केवल 2 और 5 कम से कम एक बार मौजूद हो। देखिए, जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5 कम से कम एक बार मौजूद हो। ठीक। अब चूंकि दोस्तों हमें इसमें क्या जांच करना है? 6 के पावर n। यहाँ पे क्या जांच करना है? 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए, यहाँ पे 6 n है। अगर 7 n दिया रहता या 8 n दिया रहता, ठीक, तो मान लीजिए कि अगर 8 n दिया रहता तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 6 n दिया है, तो इसलिए हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से ये कट जाएगा 1 बार में। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 है, 3 है। ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 3 है। हमें क्या क्या चाहिए? 2 चाहिए और 5 चाहिए। देखिए, ये दोनों मौजूद होना चाहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में। ठीक, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। 2 गुणे
5 के रूप का नहीं है, इसलिए देखिए 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, यानी इसमें 2 और 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा ये, इसलिए संख्या 6n, इसलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक, तो दोस्तों हमने 5 नंबर सवाल को हल कर दिया। अब चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, यानी 6 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 6 नंबर सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी देखिए 6 नंबर सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, ये हमें व्याख्या करना है, यानी ये जो दो संख्याएं दिया हुआ है, हमें ये दर्शाना है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमें इस सवाल को हल करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, तो इसमें 4, 6, 8, 9, 10 इस प्रकार के संख्याएं भाज्य संख्या में सम्मिलित की जाती है। और अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्या में सम्मिलित की जाती है। तो दोस्तों दोनों में फर्क क्या है, तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्याएं जो एक से और खुद से कटे। देखिए कटने का मतलब कि जो एक और खुद से क्या हो, विभाजित हो सके पूर्णतः, वही अभाज्य संख्या होती है। कहने का मतलब कि देखिए जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें दो, देखिए दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसे, तो देखिए दो को हम दो से काट सकते हैं या नहीं तो एक से काट सकते हैं। क्या दो और कोई संख्या से कटेगा पूर्णतः, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसका जो गुणनखंड कितना है, 2 है। अब इस तरह से 3 भी एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 3 केवल 3 से ही कट सकता है या नहीं तो एक से कटेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभाज्य संख्या का अपवर्तक कितना होता है, 2 होता है। ठीक, अभाज्य संख्या का अपवर्तक केवल 2 ही हो सकता है। और इसमें देखिए इसमें है 4, 6, 8, 9, 10। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी और संख्या से भी कटे, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे इसको देखिए, तो ये 4 जो है ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कट जाएगा। ठीक, तो देखिए ये इस 4 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही है, 4 भी, 2 भी और 1 भी, यानी ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका अपवर्तक क्या है, 2 से अधिक है। भाज्य संख्या का अपवर्तक कितना होता है, 2 से अधिक होता है, और अभाज्य संख्या का अपवर्तक केवल 2 ही हो सकता है। देखिए इसमें अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होती है और इसमें अपवर्तकों की संख्या केवल 2 ही होती है। तो चलिए अब हम छठे नंबर सवाल को देखते हैं। तो हमारा छठा नंबर सवाल क्या है, ये है, इसको हम देख लिए हैं। देखिए इसमें दो संख्याएं दिया हुआ है, हमें ये दर्शाना है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए इसमें जो पहली वाली संख्या है इसको हम मान लेते हैं ए और दूसरी वाली संख्या को बी मान लेते हैं। ये 6 नंबर सवाल है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए पहली वाली जो संख्या है उसको हम मान लेंगे ए, तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। ठीक, तो देखिए
इस पूरे संख्या को हम ए माने हैं। ठीक, तो अब इस संख्या में देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसमें क्या रह जाएगा, 7 गुणे 11 और प्लस 1 ये रह जाएगा। अब गुना करा लीजिए, देखिए 13 11 सत्ते 77 और 1 78 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 78। अब देखिए इसके अपवर्तक कितने हुए, 2, 13 और 78। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका अपवर्तक केवल 2 ही है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें गुना में 1 भी है। ठीक, या दोस्तों आप अगर 78 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें भी कुछ अपवर्तक मिलेगा और सबको मिला देंगे तो 2 से अधिक अपवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तकों की संख्या कितनी है, अभी कितनी दिखाई दे रही है, 3, एक 13, दूसरा 78 और तीसरा 1, यानी इसमें कितना है, इसमें 2 से अधिक अपवर्तक है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए का 2 से अधिक अपवर्तक है, क्योंकि ए का 2 से अधिक अपवर्तक है, इसलिए ए एक भाज्य संख्या है, ए एक भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे दोस्तों अपवर्तक क्या होता है, देखिए अपवर्तक का मतलब कि जो संख्या है, देखिए मान लीजिए ये 6 है, इससे समझिए आप, तो इसको कौन विभाजित कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और क्या कर सकता है, 6। तो देखिए ये 6, 1, 2, 3 ये सब जो संख्याएं हैं ये 6 के अपवर्तक हैं। कहने का मतलब कि दी हुई संख्या को जो जो संख्याएं विभाजित कर देता है वह संख्या उस संख्या के लिए अपवर्तक कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो हमने क्या दर्शा दिया कि ए एक भाज्य संख्या है। तो देखिए ए किसको माने हैं, इसको, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो हमने 6 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिया। अब चलिए 7 नंबर सवाल, देखिए इसमें एक और संख्या है उसको भी हल करेंगे। तो दूसरी वाली संख्या को हम b मान लेते हैं, यहाँ पे माना b बराबर, दूसरी संख्या क्या है, 7 गुणे b, देखिए दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये दूसरी संख्या है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसलिए 5 उभयनिष्ठ है, तो हम 5 को बाहर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो बाहर ले लिए हैं, इसलिए ये बचेगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। यहाँ पे देखिए 5 नहीं होगा, देखिए 5 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 होगा। अब गुना करा लीजिए, देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 और 24 छक 144 और 144 में 7 से गुना कर लेंगे तो देखिए 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, ये 0, 7 एकम 7 और 3 10, यानी 1008, 1008 और प्लस 1, तो 5 इंटू, देखिए 1008 प्लस 1 1009 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1009। अब देखिए गुना में 1 भी है, या नहीं तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका भी कुछ गुणनखंड मिलेगा और सबको जब मिलाएंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है, यानी 2 से अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि b का 2 से अधिक अपवर्तक है, इसलिए b एक भाज्य संख्या है, इसलिए b एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों 6 नंबर सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। अब चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, यानी 7 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए ये पूछ रहा है, इसमें क्या हमें करना है। देखिए इसमें एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम के लड़का है। सोनिया जो है वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय ले रही है और रवि उसी पथ को 12 मिनट ले रहा है एक चक्कर लगाने में। ठीक, तो पूछ रहा है कि जिस स्थान से वो चलना प्रारंभ कर रहे हैं फिर उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो यही हमें दर्शाना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए अगर हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं तो जो मिलेगा उतने समय बाद वे क्या होंगे, उसी स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पे अगर भाषा में लिखना चाहें तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 7 नंबर सवाल है ये। देखिए सवाल नंबर है 7। यहाँ पे लिखेंगे सोनिया द्वारा, पहले लिखेंगे सोनिया द्वारा। देखिए सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय। वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। देखिए सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना, 18 मिनट। और इसी पथ को जब रवि द्वारा तय किया जा रहा है तो एक चक्कर पूरा करने में उसे 12 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी वृत्ताकार पथ पर रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ये कितना समय ले रहा है, 12 मिनट। इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि जिस स्थान से ये चलना प्रारंभ कर रहे हैं फिर उसी स्थान पर ये कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए ये चूंकि सोनिया और रवि एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा, ये उतने समय बाद मिलेंगे जो 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो अगर हम इसको भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि सोनिया और रवि एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए, या अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः वे दोनों उतने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जो 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो हमें यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। देखिए ये 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, और इस 3 को काट दीजिए 3 से 1 बार में। इस तरह से 18 को
देखिए 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से अब नहीं कटेगा 9, तो 3 से काटेंगे, तो 3 तिरिका 9, फिर ये 3 से कटेगा एक बार में, तो हम 12 को लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, तो 2 गुना में 2 बार है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुणे 3 गुणे 1। इस तरह से 18 को, तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, अब इसमें 3 गुना में 2 बार है, तो 2 गुणे 3 के पावर 2 कर देंगे और गुणा में 1। अब एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम में जो उभयनिष्ठ होता है, देखिए दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होता है उसमें अधिकतम घात वाला लिया जाता है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 उभयनिष्ठ है, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यानी 3 भी उभयनिष्ठ है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यानी 1 भी उभयनिष्ठ है। तो एलसीएम में अधिकतम घात वाला लिया जाता है। तो देखिए इन दोनों में किसका घात अधिक है, इसका, तो ये ले लेंगे 2 के पावर 2। अब इन दोनों में इसका घात अधिक है, तो ये ले लेंगे 3 के पावर 2, और एक भी उभयनिष्ठ है तो गुना में 1 ले लेंगे। तो देखिए 2 के पावर 2 का मतलब 4, 3 के पावर 2 का मतलब 9, और गुणा में 1। तो 9 चौका 36 और 36 से कम 36। तो दोस्तों 36 मिनट के बाद, देखिए 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया जिस स्थान से चलना प्रारंभ किए थे उसी स्थान पर पहुंचेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 को सफाया कर दिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।